चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन उन्हें कैसा नजर आ रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। बताएं, आज पूरे दिन एक रेंज में, इनफैक्ट ये पूरे हफ्ते ही हम देख रहे हैं बाजार बिल्कुल वेकेशन मोड में है। क्या लगता है आपको वीकली एक्सपायरी कहां पर कटती दिखेगी? गुड आफ्टरनून मानसी जी, बिल्कुल मार्केट आज वेकेशन मोड में और एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्सेस अगर हम देखें तो एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके का एक लॉन्ग वीकेंड है, अनसर्टनिटी रहेगी क्योंकि कल के सेशन में ग्लोबल मार्केट ओपन रहेंगे, तो हमारे यहाँ पे एक जरूर थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेके, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन भी लो है आज की तारीख में, तो हमें लगता है कि मार्केट तो एक रेंज में रहेगा। 17,450 से 17,650 ये एक रेंज रहेगी। एक्सपायरी है तो हमें लगता है एक्सपायरी भी 17,500 से 17,600 के बीच में ही कहीं होते हुए दिखना चाहिए। जिस तरीके से पुट राइटर 17,500 17,400 की स्ट्राइक पे आज के सेशन में भी पुट राइटिंग करते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि बेस जो बना है आज के लिए एक्सपायरी का वो 17,500 17,400 के आसपास बने हुए हैं और ऊपर में राइटर्स, कॉल राइटर्स 17,600 700 की स्ट्राइक पे एग्रेसिव है। तो हमें लगता है इस बीच में ही आज कहीं एक्सपायरी होते हुए दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे 17,600 के ऊपर अब निकल पाता है मार्केट क्लोजिंग के पहले, तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनेगा। अदरवाइज हमें लगता है एक म्यूटेड ही मूव देखने को मिलेंगे इंडेक्स में और कहीं 17,550 17,600 के बीच में एक्सपायरी होते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी में भी वही बात करें तो 38,000 पे काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग है, तो वो लेवल काफी टफ रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी को आज के लिए क्रॉस करने में। अगर अब यहाँ से बचे हुए समय में 38,000 का लेवल क्रॉस होता है तो वहां से एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग या एक शार्प अप मूव और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। बट लुकिंग एट द डेटा हमें लगता है कि एक रेंज में रहेगा अभी भी एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। 37,600 से लेके 38,000 ये एक रेंज हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी अब बचे हुए समय के लिए देखने को मिल सकती है। ओके, तो क्लियरली इंडेक्स पर ये नजर है राजेश जी का। हमारे साथ चिराग कबानी भी जुड़ गए हैं। चिराग, गुड आफ्टरनून, वेलकम। बताएं, बाजार में हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से एक बार दबाव देखा जा चुका है। इनफैक्ट एक रेंज में ही पूरे दिन ट्रेड करता रहा बाजार। HDFC ट्विंस हैं, ऑटो शेयर्स हैं जहां से सबसे ज्यादा कमजोरी नजर आ रही है। आपकी राय क्या है? अगर अभी फिलहाल निफ्टी का आज का सेशन देखें तो सही बात है, ऊपर से एक अच्छी खासी सेलिंग आई है, बट ओवरऑल जो है वो डाउन नंबर 17,500 का बेस पकड़ के चल रहा है। जब तक 17,500 डाउन साइड पे ब्रीच किया होगा, मुझे लग रहा है वापस से एक अटेम्प्ट करेगा 17,800 टू 18,000 के लेवल रिटेस्ट करने के लिए। अच्छी अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखे तो बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। लास्ट 2 वीक से सेम लो बना रहा है 37,400 का। तो जब तक 37,400 के लेवल बैंक निफ्टी में डाउन साइड ब्रीच नहीं होते, मुझे लग रहा है कि वापस ये 38,500 टू 38,800 के लेवल नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये इंडेक्स पे व्यू रहेगा। और इस बीच जिस तरह से हम पावर स्पेस को बजिंग देख रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि पावर स्पेस में बजिंग है, और क्योंकि पावर क्राइसिस को लेकर भी, पावर शॉर्टेज को लेकर भी न्यूज बनी हुई है। और आप इस वक्त फ्लैशेस हमारी टिकर बैंड पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से राज्यों की तरफ से कोल इंपोर्ट करने की, स्टेट्स को, ऊर्जा मंत्री की तरफ से राज्यों को कोल इंपोर्ट करने की बात की जा रही है। इसी सारे स्पेस पर, इस सारे मुद्दे पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन अजय ने की है महाराष्ट्र में बिजली संकट को लेकर, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के चेयरमैन और MD संजय खंडारे से। आइए सुनते हैं ये सारी कॉन्वर्सेशन एक बार। ये एक बहुत स्पेशल चैट हम कर रहे हैं संजय खंडारे जी से, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के। काफी ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरे महाराष्ट्र से, स्पेशली नासिक के पार्ट से, मराठवाड़ा के रीजन से, कि बहुत जबरदस्त पावर शॉर्टेज स्टार्ट हो गई है। तो हम ये समझना चाहते हैं खंडारे जी से कि बेसिकली पोजीशन क्या है इस समय और यहाँ से कैसे चीजें हो सकती हैं। ऑफ कोर्स मुंबई में अभी पावर शॉर्टेज नहीं है। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद 18 ऑफ स्वदेश से बात करने के लिए। ये पावर शॉर्टेज के मामले में आपकी प्रिलिमिनरी व्यू क्या है? किस तरह से सिचुएशन अभी है? हाँ, ये सही है कि ना कि स्टेट में बल्कि पूरे देश में पावर की शॉर्टेज है। महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे तो जो पहले हम जितना डिमांड था उतना सप्लाई कर सकते थे, वो सिचुएशन अभी नहीं है। पर्टिकुलरली पीक टाइम में शॉर्टेज अभी बढ़ रहा है, और जो भी शॉर्टेज है वो अराउंड 800 या 1000
मेगावाट का शॉर्टेज पर्टिकुलरली पीक टाइम में रहता है। और इसको कम करने के लिए हमने बहुत सारे उपाय किए हैं, चालू किए हैं। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा जनरेट कर सके, उसके लिए हमने कोयना से ज्यादा पानी का आवंटन मंजूर किया और उससे करीब हर दिन 2000 मेगावाट का जनरेशन अभी भी जारी है। और उसके अलावा बाकी राज्यों से जहां पे ज्यादा बिजली है वहां से हम खरीद रहे हैं। और जो भी प्राइवेट जनरेटर्स है बाहर से, वो उनसे भी स्पेशल पीपीए करके हम पावर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो शॉर्टेज पर्टिकुलरली पीक टाइम में अभी महसूस हो रहा है, वो अभी फिलहाल थोड़े दिन के लिए और चलेगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि उसको हम कम से कम लोड शेडिंग में कन्वर्ट करें। संजय जी, इसका क्या ट्रिगर्स हैं? किसकी वजह से ये पावर शॉर्टेज हो रहा है? क्या डिमांड बढ़ गई है? क्या कोयला नहीं आ पा रहा है जितनी जरूरत है? या आपको लगता है कि कोई और वजह है, ट्रांसमिशन रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं? ये वजह क्या है कि इतनी जबरदस्त शॉर्टेज अभी दिखाई दे रही है? अपने सवाल में ही ये सारे वेरिएबल्स आपने लाए हैं। बेसिकली एक तो पेंट अप डिमांड था कोरोना के वजह से, 2 साल बहुत सारी इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी बंद हुई थी, वो अभी काफी तेज माध्यम से चल रही है, तो उससे डिमांड बहुत बढ़ गया है। जो पिछले 2 साल का एवरेज पीक डिमांड करीब 23,000 मेगावाट रहता था, वो अभी करीब 28,000 मेगावाट चल रहा है। मतलब पीक का भी बहुत बढ़त हो गई है और फिर एवरेज डिमांड जो थी वो भी काफी बढ़ गई, वो 23,000 24,000 मेगावाट के रेंज में रहती है। तो इसके अलावा जो सप्लाई साइड है उसमें भी कंस्ट्रेंट्स है। जैसे कोयले का उत्पादन है, उसमें भी पिछले साल कुछ रुकावटें आई थी बारिश की वजह से, अनयूजुअली बारिश। फिर अगस्त महीने में पूरे देश में जो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी थी, उससे जो कंपनी के पास स्टॉक्स थे कोयले के, वो सारे डिप्लेट हो गए। तो अभी वो डिप्लेटेड स्टॉक्स को फिर से बढ़ाने के लिए समय लगता है। कोयले का जनरेशन करने की भी क्षमता लिमिटेड है, और अगर कोयला है तो पावर स्टेशन लेके जाने के लिए जो रेलवे की रेक्स की जरूरत है, उसमें भी कंस्ट्रेंट्स है, उसकी भी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो वो अभी फिलहाल रेक की वजह से भी पावर स्टेशन के पास वो कोयला जितना चाहिए उतना नहीं पहुंच पा रहा है। वो तो ये पूरे देश में ऐसी सिचुएशन है। बहुत सारे राज्यों में कोयले का स्टॉक 2 या 3 दिन का है। वैसे महाराष्ट्र में भी 4 या 5 दिन का एवरेज सप्लाई है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि ये ज्यादा से ज्यादा कोयला हम खरीदें। और उसके अलावा केंद्र शासन ने भी बोला है कि आप 5 to 10% इम्पोर्ट कोल कर सकते हैं। वैसे आपको ये बता दूं कि इम्पोर्ट कोल की भी प्राइसेस जो 4 महीना थी पहले, उसकी रेट अब 3 गुना हो गई है, 3 गुना बढ़ गई है। तो जो पहले $50 $60 का जो रेट था, वो अभी करीब $200 के आसपास पहुंच गया है। तो इम्पोर्टेड कोल की भी प्राइसेस बहुत बढ़ी है। और जो कोल प्लांट्स इम्पोर्टेड कोल पे डिपेंड थी, वो ये प्राइसेस बढ़ने की वजह से नहीं चल पा रही है, क्योंकि जो पीपीएस है डिस्कॉम के साथ, वो प्राइसेस तो फिक्स्ड है लॉन्ग टर्म। तो ये शॉर्ट टर्म में जो प्राइस संजय जी बढ़ जाएगी, उसका देना जरा उनको मुश्किल है क्या? तो संजय जी, कंज्यूमर्स को कितने समय तक आपके हिसाब से देश भर में, महाराष्ट्र में भी इन पर्टिकुलरली, ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है? और क्या इसका असर पावर प्रोडक्शन कॉस्ट में भी पड़ेगा? क्या वो भी पास ऑन होंगी? कोई इस पर व्यू दे सकते हैं आप?
नहीं, कुछ हद तक तो जनरेटर्स उसको बियर करेंगे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म पीपी अगर प्राइसेस बढ़ जाएगी तो उसका पास ऑन होगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पीपी है और जहां तक इम्पोर्टेड कोल का जो ब्लेंडिंग है वहां पीपीए की जो रेट है उस तक अगर मर्यादा रखते हैं तब तक तो वो जनरेटर ही उसको झेल पाएंगे, उसका पास थ्रू नहीं होगा। लेकिन ये सिचुएशन तो अभी समर सीजन में ऐसे ही रहने की आशंका है। लेकिन जहां तक हम कोल सप्लाई का जो आवंटन कर रहे हैं फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस, केंद्र शासन और राज्य शासन ने भी उसमें बहुत ताकत लगा के सारे जो भी माध्यम है उससे से ज्यादा कोयला देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इंपोर्ट कोल का ब्लेंडिंग करके ये सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, ऐसी अपेक्षा है। राइट, ऑल राइट संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और ये पावर इशू पूरा समझाने के लिए। इस समय सिचुएशन क्या है, कितनी वर्सन हो सकती है और क्या कदम उठा रहे हैं आपकी जैसी ऑर्गेनाइजेशन और सरकार कि मामला जो है कंट्रोल में रहे और आउट ऑफ हैंड ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। जहां पर संजय खंडारी से एक्सक्लूसिव बातचीत। अजय, ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन और जिस तरह से हम देख रहे हैं इस बार सरकार का भी फोकस है। इस इंटरैक्शन के बाद टेक अवेज आपके क्या, ये बिजली पावर सप्लाई की जो दिक्कतें हैं किस हद तक सॉर्ट आउट होती हुई दिखेगी? देखिए मानसी, ये बहुत प्रॉब्लम रियल है और जिस तरह से पीक समर आने वाली है, आगे है इनफैक्ट, तो ये वर्सन होने की उम्मीद थी। जैसा आपने देखा कि दो बातें, एक तो पीक डिमांड आ गई और दूसरी तरफ कोल की सप्लाईज और प्राइस ही बहुत बढ़ गए, जैसा कि वो कह रहे थे संजय जी हमसे बातचीत में। दूसरी बात ये, उन्होंने अपने आखिरी आंसर में जैसे बताया कि इमीडिएट नियर टर्म में इंपोर्टेड कोल के ब्लेंडिंग करके ही इस चीज को संभाला जा सकता है। और जैसे ही हम वो बात भी कर रहे थे उसी समय नीचे फ्लैशेज आ गए कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कोल पावर कंपनीज को कि इंपोर्टेड कोल को 10% तक ब्लेंडिंग शुरू कर दे। और कुछ कर नहीं सकते, मामला बहुत इस समय इस डायरेक्शन में जा रहा है कि इंपोर्टेड कोल ही महंगा हो गया है, सडनली डिमांड बढ़ गई है। एफिशिएंसी लाकर ही मेरे हिसाब से मैटर हैंडल हो पाएगा। खैर अभी बड़े सिटीज में तो नहीं आए, लेकिन मराठवाड़ा में, नासिक के आउटस्कर्ट्स में लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई। पावर स्टॉक्स मीनवाइल बहुत एक्टिव भी थे बाजार में लास्ट कुछ वीक। चलिए आगे चलते हैं, चिराग कबानी को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। चिराग, बाजार बहुत ज्यादा साइडवेज सा हो गया है, 17,537, 500-600 बैंक निफ्टी, क्या व्यू बन रहा है और किस तरह के ट्रेड्स हैं? लेकिन अगर हम बाजार के साइड में देखें, जूते के स्टॉक्स, क्लोथिंग स्टॉक्स, तो बड़ा एक्शन हो रहा है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो मिड स्टॉक बहुत सारे जो अच्छे ब्रेकआउट दे रहे हैं, 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, बट ओवरऑल लार्जर मार्केट अगर सिर्फ इंडेक्स भी देखे तो वो रेंज बाउंड है। जैसे आज पेपर स्टॉक, टेक्सटाइल स्टॉक में आपने कहा एक अच्छी बाइंग देखी जा रही है। ओके, चिराग के साथ कनेक्शन फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे, उनसे फिर बात करेंगे। बट यस ऑफ कोर्स अजय, दिस इटसेल्फ एक्सप्लेन्स वी आर अहेड ऑफ द न्यूज। जब आप अभी पावर शॉर्टेज के ऊपर भी बात कर रहे थे, अभी ये ऐलान आता है उससे ठीक हमने यहाँ पर बात भी की एक्सपर्ट से, उनको समझने भी की कोशिश भी की संजय से बात करके। ऑफ कोर्स आगे बढ़ते हैं और बाजार पर जहाँ पर देख रहे हैं हम एक ट्रेंड है पूरे 3 दिनों में जिस तरह से बाजार ने ट्रेड किया है, ऐसे में अब भी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इन लेवल्स पर जहां तेजी है वहां तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जहां पर बाजार कॉशियस है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वहां क्या करना है ये समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजेश, कमिंग टू यू, आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस। तो मानसी जी देखिए, पहला स्टॉक जो रहेगा वो सीमेंट स्पेस से रहेगा। हम पिछले कई दिनों में हम डिस्कस भी किए, सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई और अंबुजा सीमेंट के साथ हम जाना चाहेंगे तेजी के ट्रेड के लिए। हमें लगता है जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बना हुआ है, आज भी अगर देखें तो काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन इसमें होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में अब 370 की स्ट्राइक में कॉल राइटर्स अपनी पोजिशन को अनवाइंड करते हुए दिख रहे, हमें लगता है ये स्टॉक अब हायर साइड पे यहाँ से अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 380 से 350
385 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। 358 के स्टॉप लॉस से अंबुजा सीमेंट बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक बाय करने के लिए रहेगा वो रहेगा प्राज इंडस्ट्री। हालांकि स्टॉक पिछले 15-20 मिनट में काफी अच्छा शार्प रनअप स्टॉक में बना है, पर हमें लगता है जिस तरीके के इसमें मोमेंटम है, हमने टारगेट सजेस्ट करे थे करीब 435 से 440 तक के, लेकिन स्टॉक में पिछले 10-15 मिनट में एक 10-12 रुपए का एक अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है फिर भी ये सेटअप काफी अट्रैक्टिव है। ये टारगेट हमें लगता है रिवाइज टारगेट 440 से 450 तक भी प्राज इंडस्ट्री में आते हुए दिख सकता है। एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में ये स्टॉक तेजी करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से सस्टेन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, हमें लगता है स्टॉक आगे आने वाले दिनों में और भी बड़ी तेजी यहाँ पे दिखाता हुआ दिखेगा। अभी ट्रेडिंग टारगेट हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे 440 से 450 तक के, और अपसाइड में अब स्टॉप लॉस को हम लेके आएंगे 410 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो शॉर्ट साइड का है और वो है आईटी स्पेस से, मिड कैप आईटी स्पेस में हमें एलटीटीएस का सेटअप वीक लग रहा है। स्टॉक में अगर देखें तो ये वीक में ऑलमोस्ट 10% का कट ये स्टॉक में देखने को मिला, और पूरी स्पेस में एक प्रेशर बना हुआ है। हमें लगता है एलटीटीएस का सेटअप जिस तरीके से वीक हुआ है, स्टॉक अब 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल रहा है, तो उसमें शॉर्ट करने की सलाह है। और हमें लगता है इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 4430 से 4400 तक के। करंट लेवल से शॉर्ट करने के लिए हम फ्यूचर में स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 4550 के आसपास का। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये पिक्स रहेंगी पालविया के पटाखे, ये ट्रेडिंग कॉल्स। एक बार खुश बोरा भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जान लेते हैं। खुश, गुड आफ्टरनून। एक क्विक चेक ले लेते हैं आपसे। मॉर्निंग में आपने 2 कॉल्स दी, मारुति सुजुकी वो तो नहीं चली, पर जेबीएम ऑटो 5% का आपका सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं? फॉर द फ्रेश बाइंग तो भी नहीं हो पाएगी, लेकिन जो होल्ड करते, क्या सलाह रहेगी उनके लिए? जी हाँ, देखिए जिस तरीके के मोमेंटम हम इसमें देख रहे हैं, इसे कंटिन्यू करिए होल्ड करना। और जब इतना अच्छा सर्किट लगता है किसी स्टॉक में, द ओनली थिंग लेफ्ट टू डू इज होल्ड एंड एंजॉय द प्रॉफिट्स। अगर किसी को फ्रेश एंट्री चाहिए तो देन दे विल हैव टू ट्राई अगेन ऑन मंडे, होपफुली एक एंट्री मिल जाए। बट जिनका इसमें ऑलरेडी स्टेक है, जिन्होंने ऑलरेडी बाय किए हैं, पोजीशंस हैं, इसे राइड करिए। आने वाले कुछ दिनों में 575 टू 590 के टारगेट्स भी इस स्टॉक में दिख रहे हैं, बट जरा कॉशन के साथ, बिकॉज देखिए बहुत अच्छा रनअप है। हालांकि पॉजिटिविटी है, स्ट्रक्चरली सब सही ही लग रहा है, लेकिन इतने रनअप के बाद कहीं आप ऊपर इस तरह पे लेके अटक जाएं, उससे बेहतर है कि स्टॉक को जरा सा नीचे आने दीजिए, फिर फ्रेश एंट्री करिए। बट 575 टू 590 के नॉट बी रूल्ड आउट ऑन दिस स्टॉक। और जो मारुति की भी आपने बात कही, एक अपडेट उस पर भी देना चाहूंगा। देखिए हमने सुबह भी यही डिस्कस किया था, 7500 के आसपास बहुत अच्छा पुट बेस इस पे बना हुआ है, तो स्टॉक ने आज 7700 तक का रनअप दिया था, टारगेट से जरा शाय रह गया, लेकिन 7500 का जो पुट बेस है उसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दिस विल एक्चुअली अगेन बी अ गुड एंट्री पॉइंट। जिन्होंने आज सुबह ये स्टॉक मिस कर दिया हो, उनके लिए ये फिर से एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन जाता है। आइए सुशील केडिया को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। गुड आफ्टरनून सुशील, आप बाजार को कैसे देख रहे हैं? जैसे हमारी बात हो रही थी, कुछ कॉशियस एलिमेंट्स आप इस समय पॉइंट आउट करना चाहेंगे हमारे लिए? देखिए, एक तो क्या है, अनयूजुअली लंबा वीकेंड है, तो हर व्यक्ति के हृदय में एक संशय छिपा होता है, और जब बाजार से दूर उसको लंबे समय रहने मिलता है तो संशय बढ़ जाता है। वो जो भी पोजीशन लेकर आया है उसके बारे में हर व्यक्ति को डाउट होता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। तो लंबी छुट्टी के बाद जब बाजार खुलते हैं तो तेजी वाले लोग मंदी में आ जाते हैं, मंदी वाले तेजी में आ जाते हैं। तो अक्सर बड़ी लंबी छुट्टी के पहले वाला जो आखिरी दिन होता है, वो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसका अंतिम चरण होता है, अप ट्रेंड होता है तो उसका अंतिम चरण होता है 80 से 90% बार। और इस बार ये लंबी छुट्टी जो है भारत में 4 दिनों की है, तो अमेरिकन मार्केट्स में 3 दिनों की छुट्टी है, यूरोपियन मार्केट्स में भी 4 दिनों की छुट्टी है, सोमवार को यूरोप बंद है। तो ट्रेडिंग के संदर्भ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉलीडे गैप्स ये एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल जोन होते हैं। पिछले 5-6 दिनों से अगर बाजार थोड़ा नरमी की तरफ है, 18,150 दिखाने के बाद घूम फिर कर 17,500 के स्तरों से जूझ रहा है बाजार, कोई जान नहीं दिखा रहा है, तो मैं अनुमान लगाऊंगा कि ये करेक्शन जो है करीब करीब खत्म होने पर है, एक और अंतिम उछाल ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो अगर निफ्टी को मैं 17,400 को अपना बेस पकड़कर चलूं कि 17,400 के नीचे हम सरेंडर हो जाएंगे, और 17,740 के ऊपर जब निफ्टी चलती है तो हम अपने तेजी का सौदा डबल करेंगे।
18,150 जो पिछला रेजिस्टेंस है उसके आसपास कुछ हिचक हो सकती है, बट इवेंचुअली 18,350 18,400 तक ये मार्केट हमारा जाना चाहिए। और अगर मैं S&P नैस्डैक की तरफ देखूं तो अगर सोमवार को भी जब अमेरिका खुलता है और आज अभी जिस स्तर पर है करीब करीब उसी स्तर पर भी बंद होने में सफल हो जाता है S&P 500 सोमवार को, तो तब जाके मैं सोमवार को उस बंद भाव को देखने के बाद 4405.10 के ऊपर का बंद कर देता है, तो सोमवार की शाम को हम ये कॉल निकालेंगे कि S&P 500 ने अब अपनी ऑल टाइम हाई की तरफ यात्रा शुरू कर दी है। और बाकी भी दुनिया के बाजारों को, मैं FTSE को, डैक्स को देखूं, निक्के को देखूं, तो कहीं भी किसी इंडेक्स को बेचकर कोई बढ़िया रुपया आ जाए ऐसे कहीं चार्ट है नहीं। तो बायस तेजी का है और इसी तेजी के बीच क्रूड जो है वो बड़ा विचित्र सा चार्ट बना रहा है। अभी हम जो क्रूड के जिस भाव पर बैठे हैं 102 का जो रेजिस्टेंस है डॉलर पे लाइट क्रूड पे, अगर इसको तोड़ के क्रूड अभी निकल जाए तो एक बार झटके में 116 118 तक की चाल आ सकती है, जो कि मैं सोचता हूं ज्यादा अच्छा होगा अगर वो जहर आना ही है तो उसके बाद सीधे 62 की चाल। पर अगर क्रूड ने 102 का आज रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा और अगले 2-3 दिन में 93 की तरफ वापस चला जाता है, जिससे कि क्या पता शेयर बाजार में और भी तेजी जस्टिफाइड हो जाए, तो 93 तोड़े बिना अगर वापस क्रूड नीचे से ऊपर आके 102 के ऊपर निकल जाता है तो एक असंभव दिखने जैसी घटना भी हो सकती है। क्रूड में एक नया उच्चतम स्तर आ जाए, एक नया हाई आ जाए 135-40 का। तो ऐसी घटना तो अगर होगी तो कोई बहुत ही डिसरप्टिव न्यूज पर ही होगी। तो युद्ध के इस चरण पर जहां युद्ध अब थका हुआ लग रहा है, क्या पता कोई सा पक्ष ज्यादा ही उत्तेजित हो जाए। तो इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए और 4 दिन की लंबी छुट्टी को ध्यान में रखते हुए हमारी डेस्क पर हमारे क्लाइंट्स के लिए हमने जिन स्टॉक में हमारे पास मोटी बढ़त हम हासिल कर चुके हैं उन्हीं पोजीशंस को छुट्टी के 4 दिनों में लेकर जाएंगे और सोमवार को वापस आके अगर कोई घटना अनहोनी नहीं घटती है इन 4 दिनों में तो इसी ध्यान के अनुसार नए सौदे बैठाएंगे। और निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे एक व्यू ले लेना और 4 दिन की छुट्टी में एक सौदा खड़ा रखना, ये अपनी अपनी एक निजी चॉइस है जिसके अनुसार मैं कहूंगा आपके दर्शकों को खुद के लिए सोचना चाहिए। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून सुशील जी। आपने दोनों व्यू रखे जब ये कि क्रूड अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है और उसके बाद एक बड़ा बाउंस दिखाता है और यही इन्हीं लेवल से एक ऊपर की चाल दिखाता है, तो दोनों केसेस में यानी एलिवेटेड प्राइस देखने को मिल सकता है क्रूड में। तो यानी कमोडिटीज फिर तेज दिखेंगी। क्या फिर से आप कुछ स्पेसेस कमोडिटी प्राइसेस के चलते जो पैक एक्शन में वो तेजी देखेंगे या फिर कौन सा सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ मूव होनी चाहिए? फिर देखिए, बहुत ही इस वक्त असमंजस का बाजार है। एक तरफ डॉलर इंडेक्स, दूसरी तरफ क्रूड और तीसरी तरफ मैक्रो डेटा। ये अच्छे बुरे चित्र बड़ी जल्दी जल्दी बना रहे हैं। तो खबरों के आधार पर कोई या ये कोरिलेशंस, इंटेलेक्चुअल कोरिलेशंस रादर देन कॉलिंग देम मेंटल कोरिलेशंस, मैं कहूंगा ये वैचारिक जो योगम चीजों का बनाए वो शायद शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अनुचित होगा, क्योंकि बाजार इन 3 फैक्टर्स के ऊपर बार बार दोनों तरफ के थपेड़े दे रहा है सोचने वालों को। और अगर आपको ट्रेड ही करना है तो सोचिए मत, भाव के साथ पहिए। और भाव का सूचकांक यही है, 17,400 के नीचे निफ्टी गई तो हम अपनी तेजी के विचारधारा को त्याग देंगे और हम हर एक बाउंस पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब तक 17,400 नहीं टूटता है तो हमें अभी से लेकर आपसे जब तक अगले बुधवार तक मुलाकात हो, फिलहाल 22 तेजी का लिए। जी गुड आफ्टरनून। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि जहां हम बड़े वीकेंड से पहले वीकली एक्सपायरी के दिन यहाँ खड़े हैं, आप हमारी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, व्यूअर्स को बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि इस बाजार में किस तरह से सतर्क नजरिया अपनाना है। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप अपना लॉन्ग वीकेंड कैसे मनाने वाले हैं, और साथ ही जैसे आप अभी कह रहे थे यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर की सिचुएशन जो है, अब क्योंकि वहां से काफी हद तक क्यूज आते हुए दिखना बंद हो चुके हैं, गोल्ड में हम उसी के चलते सेफ हेवन कमोडिटी में अपटिक देख रहे हैं, क्या लगता है आपको इसके अलावा भी ट्रिगर्स हो सकते हैं? देखिए, लॉन्ग वीकेंड का जहां तक सवाल है, मुझे जब भी मौका मिलता है कि कोई भी 2 दिन से ज्यादा का वीकेंड आता है तो मैं बंबई से बाहर सरक लेता हूँ। कोई ना कोई अपने पेंडिंग तीर्थ करना, कहीं पे भी कोई जो विजिट्स बाकी है उनको करते हैं। तो इस वीकेंड में मैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पर रहूंगा और ये जो भी वीकेंड मिलते हैं मैं इसका फायदा ऐसे उठाता हूँ।
और गोल्ड में देखिए क्या है ना, इन्फ्लेशन की जो कल इतनी बड़ी प्रिंट आई है उसके कारण थोड़ा सा गोल्ड कुछ दिनों के लिए बाउंसी रह सकता है, पर गोल्ड की चार्ट पे कोई एक ट्रेंड पे कोई एक स्पेकुलेशन बनाकर कोई यहाँ से 7-8% का कोई ट्रेंड मिल सके, ऐसी चार्ट नहीं है। वो चार्ट सिर्फ नॉइस से इस वक्त भरी हुई है। तो मैं ट्रेंड्स पर फोकस करूंगा, और आज ले लो कल बेच लो वाला व्यापार हम 30 साल में सीख ही नहीं पाए, उसके एक्सपर्ट्स आजकल नए जमाने के नए लोग हैं। राइट, ठीक है, बिल्कुल। सुशील जी, आप ऐसे में आपने जिस तरह से कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, आप तो यहाँ ओवरनाइट रिस्क के साथ कौन सी स्टॉक रिकमेंडेशन आप शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? ओवरनाइट की जो ये महामाया है, ये हम 30 साल में कभी पकड़ ही नहीं पाए कि रात भर में ऐसा क्या हो जाएगा कि आज ले लो कल बेच लो। फिर इतने ही माहिर है तो आज ही ले लो आज ही बेच लो, तो मैं उस सेगमेंट में नहीं जाऊंगा। पर हम बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें सस्टेन्ड अप ट्रेंड्स देख रहे हैं और उनमें हम बने रहेंगे। देखिए 2500-2600 पॉइंट निफ्टी का अपवर्ड मूवमेंट आने के बाद 700 पॉइंट की रेंज में अगर निफ्टी दोनों तरफ थपेड़े लगाकर ट्रेडर से पैसे लेने की कोशिश कर रही है, तो हमारा फोकस हमने अपना शिफ्ट किया। अब अगर हम आइडिया सेल्यूलर पे लॉन्ग बना के चल रहे हैं, या GPPL है, गुजरात गैस है, GSPL है, रेलटेल है, दुनिया भर के स्टॉक्स है जिन पर हमने आपके दर्शकों के साथ पिछले 1 महीने में हर बुधवार को लॉन्ग कॉल्स डिस्कस की, और हमें वहां कहीं पर भी कोई प्रॉफिट टेकिंग या ट्रेंड सिमटता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। तो फोकस जो स्टॉक्स तो जो लेके जिसको पोर्टफोलियो चलना, नील पोजीशन तो हो नहीं सकती, वो सिर्फ डे ट्रेडर्स कर सकते हैं। जो पोर्टफोलियो लेके चलना है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर्स का और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स का, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। और 17,700 के ऊपर, 17,740 के ऊपर जाने पर हो सकता है कि हम HDFC बैंक, अब शनिवार को देखिए HDFC बैंक का रिजल्ट है, इस वक्त चार्ट उसकी ऐसी है कि जैसे बस बिल्कुल वो जैसे शोले पिक्चर में धर्मेंद्र चढ़ गए थे पानी की टंकी पे कि मैं तो कूद जाऊंगा, तो कूदा नहीं हो। तो उसी तरह से असमंजस की चार्ट एक HDFC बैंक ने बनाई हुई है। तो अब रिजल्ट्स की धारणा पर अब एक बार चार्ट में अगर कहीं भी कोई उछाल नहीं और वो बिल्कुल ढीला सा चेहरा बना के बैठी है, तो भी हम तो लेके जाएंगे। राइट, ऑलराइट सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपनी कैंडिड व्यूज शेयर करने के लिए। सुशील केडिया थे। बाजार का स्ट्रक्चर उन्हें अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है, लेकिन एक्सीलेंट वीकेंड होने की वजह से थोड़ा कॉशियस स्टांस रेकमेंड कर रहे थे। चिराग के पास वापस जाते हैं। चिराग, आपकी क्या ट्रेडिंग आइडियाज बन रही है इस मार्केट में? 3 ट्रेडिंग आइडियाज है। सबसे पहला रहेगा बाय ITC से। ITC ने 2 बार 266 का हाई मारा था लास्ट 6 मंथ में, उसको ये वीक में क्रॉस किया, 276 का हाई मारा था और एक छोटा सा पुलबैक रिट्रेसमेंट दिया जब वो ब्रेकआउट को रिट्रेस किया। आज वो ब्रेकआउट रिट्रेस करके वापस नेक्स्ट लेग ऑफ अपवर्ड स्टार्ट हुआ है, तो करंट लेवल पे ITC बाय कर सकते हैं। 258 का स्टॉप लॉस, इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस या टारगेट में अगर कहूं तो उसमें 290 का दिखता है। सेकंड बाय कॉल रहेगा मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। करंटली ट्रेड हो रहा है 866, 868 के जोन के बीच में। ये लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। वीकली ब्रेकआउट है इसमें अच्छा सा। स्टॉप लॉस 848 का रख के इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट मुझे 930 का लगता है। दूसरा एक हाई रिस्क बाय कॉल रहेगा पीरामल एंटरप्राइज पे। पीरामल एंटरप्राइज में 1900 से 2200 तक एक अच्छी मूव दी थी, वहां से वापस एक रिट्रेसमेंट देखा आपने 2200 के लेवल तक। 2200 लेवल जो 50% रिट्रेसमेंट था वो वहां पे सपोर्ट लेके नेक्स्ट लेग ऑफ अपने वापस स्टार्ट हो रहा है। तो करंट लेवल 2290 पे इसको लॉन्ग ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2240 का, क्योंकि इमीडिएट अपसाइड टारगेट इसमें 2250 का दिखता है। अगर वीकली को नेक्स्ट वीक में 230 के ऊपर आता है पीएल में, तो ये शायद 200 के लेवल भी डिफेक्ट कर सकता है। राइट जेंटलमैन, स्टे विद अस। एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। बहुत ही रेयर मैनेजमेंट, आपने यूजुअली उनको देखा नहीं होगा कभी बिजनेस टेलीविजन पे। वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स का स्टॉक आज 6-7% पॉजिटिव में है और एक बड़े PMS विच इज मार्सेलस PMS ने अपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में इनको ऐड किया है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स करती क्या है? वो मेज और कॉर्न से स्टार्च बनाती है, एडिबल ऑयल्स के कारोबार में है और भी कॉटन यार्न के कारोबार में। इस समय हमारे साथ मिस्टर गुप्ता ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट और अपनी डिटेल्स आउटलुक शेयर करने के लिए। मिस्टर गुप्ता, ET Now स्वदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार में लोग बहुत जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस समय आपकी कंपनी का अर्निंग्स आउटलुक कैसा लग रहा है। अगर हम FY23 की बात करें, 23-24 की बात करें, और किस तरह के फैक्टर्स आपको अर्निंग्स के ऊपर प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे हैं इस समय?
जो एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी अच्छा चल रहा है और हमारी मेज का डिवीजन इज डूइंग वेरी गुड नंबर्स एंड आपने देखा ही है पिछले 7 क्वार्टर्स से हम हर क्वार्टर में ग्रोथ करते आ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत अच्छी है। मेस के प्रोडक्ट्स की डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बहुत ही अच्छी है और एक्सपोर्ट्स काफी तेजी से बढ़ रहा है। सो आने वाले टाइम में अच्छा ही रहने वाला है। ऑलराइट, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से की फैक्टर्स हैं जिसके चलते आपको लगता है जो बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स रह सकते हैं आने वाले 2 से 3 सालों में? मुझे लगता है इंडिया बहुत सालों के बाद वर्ल्ड मार्केट से मेज में compete कर रही है। हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप काफी अच्छा रहा है इस बार, मेज का क्रॉप भी काफी अच्छा है, व्हीट का क्रॉप भी अच्छा है। 3-4 साल से जो इंडिया मेज का प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से ऊपर रहता था वो अभी इंटरनेशनल प्राइस से नीचे है, इसीलिए इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रही है मेज। सो जब इंडिया इज गोइंग टू बी एट पार और बिलो द वर्ल्ड मार्केट प्राइस फॉर मेज एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो उसके फिनिश्ड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफी रहता है बिकॉज हमारा डायरेक्ट कंपटीशन चाइना से है, टर्की से है, इजिप्ट से है। सो अगर उनका रॉ मटेरियल और हमारा रॉ मटेरियल अगर सेम प्राइस है और इंडिया का प्राइस अगर थोड़ा सा नीचा है तो फिनिश्ड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट उनसे ज्यादा होगा बिकॉज हमको चाइना से फ्रेट एडवांटेज है वेस्ट में एक्सपोर्ट करने के लिए। सो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है। बिल्कुल मिस्टर गुप्ता, साथ ही आने वाले दिनों में फंड रेजिंग के लिए कोई प्लान या फिर कारोबार विस्तार, कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में आप सोच रहे हैं? कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है वो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है शेयर होल्डर्स को और लास्ट एजीएम में भी जो हमें करना था वो हमने सबको बताया हुआ है। फंड रेजिंग प्लान अभी कुछ नहीं है, कंपनी हैज डन वेल, वी आर डेट फ्री एट द मोमेंट, देयर इज नो प्लान टू रेज एनी मनी। ऑल राइट मिस्टर गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और शेयर करने के लिए कंपनी का आउटलुक। कुणाल के पास चलते हैं। ओके, कुणाल की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, 2 मिनट में रिकनेक्ट करेंगे। राजेश हमारे साथ हैं। राजेश, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स अनयूजुअल काउंटर है, बहुत रेगुलर डिस्कस नहीं होता, बड़े फंड्स ले रहे हैं अब और मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत सॉलिड नजर आ रही है। चार्ट्स पे क्या दिखता है 316-17 पे? राजेश, माइक अनम्यूट करिए प्लीज। जी अजय जी, तो देखें तो ये स्टॉक में काफी शार्प अपमूव हमने देखा है और करंट मंथ में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 21% का गेन ये स्टॉक में देखने को मिला है। और जिस तरीके इसके अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम चार्ट स्ट्रक्चर बने, एक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में जो मोमेंटम बना है ये यहाँ से और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, क्योंकि अगर इसके हम शॉर्ट टर्म सेटअप देखें तो एक रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जिसमें जिस तरीके से हुआ है, अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 340 350 तक भी इसमें एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास भी पोजीशन है या अगर कोई थोड़ा सा भी कूल ऑफ एक्शन मिलता है स्टॉक में, अगर 310 308 की तरफ अगर स्टॉक में यहाँ पे प्राइस करेक्शन मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। 295 का स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड में 350 तक की टारगेट हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, तो ये एक व्यू हमने मैनेजमेंट से भी समझा, उनके बिजनेस मॉडल को समझा, रीजन आपको बताया कि क्यों सर्ज है पिछले 3 दिन में 22%, और साथ ही एक टेक्निकल चेक भी आपको हमारे एक्सपर्ट्स याद दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहां आज एक्शन है। और ओवरनाइट रिस्क के बीच कौन से स्टॉक्स हैं जो कंफर्टेबल लगते हैं? आई थिंक बीएल आपने भी दिया था राजेश, आपने रेकमेंड किया था, इसमें भी लगातार सर्ज है, क्या अभी भी यहाँ पर एक पोजीशन अपनी कैरी करनी चाहिए? आपको लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले?
नहीं प्रियंका जी, बिल्कुल कैरी करना चाहिए पोजीशन और काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है बीएल का, और हमें लगता है ये स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम जो बना है ये सीरीज में एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हम यहाँ पे इमीडिएट टारगेट जो हमें लगता है 255 260 तक तो आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इसमें वीकली और मंथली सेटअप के हिसाब से एक बड़ी रेंज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहे हैं पिछले दिनों में, यहाँ से ये स्टॉक में हमें लग रहा है 270 तक की भी अपसाइड आते हुए दिखेगी। तो जिनके पास पोजीशन है कैरी करें, स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर लें। अब स्टॉप लॉस ले आए करीब 240 के आसपास, अपसाइड के टारगेट 255 260 ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और पोजिशनल टारगेट 280 तक भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो क्लियरली बीएल पर ये राय, फ्यूचर्स 248 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए करीब 2% की तेजी। चलिए कुणाल बोथरा .co.in के कुणाल बोथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, बताएं आज कहां पर है आपकी नजर, कौन सी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन से जा रहे हैं आप? धन्यवाद शुभ इन्वाइट करने के लिए। तो मार्केट्स बहुत ज़्यादा सबड्यूड है, तो उस लिहाज से बहुत स्पेसिफिक स्टॉक्स में काम करना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं 2 स्टॉक्स पिक करूंगा। पहला रहेगा अपोलो हॉस्पिटल पे। आई थिंक आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद पहली बार स्टॉक में वापस मोमेंटम आया है। वॉल्यूम्स काफ़ी ज़बरदस्त दिखने में नज़र आ रहे हैं कैश और फ्यूचर्स दोनों सेगमेंट में। तो मेरे अनुमान से अपोलो हॉस्पिटल एक ऐसा चार्ट है जिसपे बेट किया जा सकता है। टारगेट रख सकते हैं 5000 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 4650 का। सेकेंड स्टॉक जो PSU स्पेस पे है जिस पर मैं काफ़ी बुलिश हूँ, ONGC, ये भी एक चार्ट बहुत ही बढ़िया चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। बुलिश फ्लैग पैटर्न डेली चार्ट्स पे बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है इस बुलिश फ्लैग पैटर्न पे, तो ये भी एक बढ़िया चार्ट बन सकता है आने वाले कुछ एक दिनों के लिए। 182 का टारगेट रख सकते हैं इस पे, स्टॉप लॉस 170। ओके, तो क्लियरली अपोलो हॉस्पिटल, ONGC जैसे स्टॉक्स हैं जो कि कुणाल की पसंद इस घंटे यहाँ पर बनते हुए, और हम देख रहे हैं टारगेट स्टॉप लॉसेस भी यहाँ पर, उम्मीद करते हैं आप भी नोट डाउन कर रहे हैं। कुणाल, शुक्रिया आपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। राजेश जी, कमिंग टू यू, RIIL, इस स्टॉक को देखिए और आज सडन अपसर्ज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 18% तक की तेजी, जहाँ आप RIIL को वॉच आउट कर रहे हैं और उस पर अपनी राय दे रहे हैं। जय कॉर्प पर भी अपना नजरिया बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम 10-11% की तेजी देख रहे हैं। बिल्कुल, RIIL और जेकॉर्प दोनों ही स्टॉक, जब भी मूवमेंट आता है तो दोनों स्टॉक्स में एक साथ ही मूवमेंट आता है। दोनों स्टॉक सिमिलर बिहेव करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा का अगर हम सेटअप देखें तो ये स्टॉक में जिस तरीके से आज तेजी बनी, हमें लगता है ये स्टॉक अब 990-95 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, और हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने ये स्टॉक वो लेवल को भी सरपास करते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखें, करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। 930 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड का पहला टारगेट होगा 995, वो लेवल सरपास होते हैं तो नेक्स्ट टारगेट बन के आएगा इसका 1040 तक का। सेम वे अगर जे कॉर्प को भी देखें तो आज के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव विद वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है। अगर डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक बॉटम फॉर्मेशन करके आज जो रेंज का ब्रेकआउट किया है, हमें लगता है इसमें इमीडिएट टारगेट आना चाहिए करीब 143-145 तक का। जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखें, 126 का स्टॉप लॉस अब यहाँ से हमें लगता है फ्रेश बाइंग के लिए या ट्रेल करना है। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है 126 का स्टॉप लॉस ट्रेल करें 145 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। कुछ सीमेंट में अभी भी वॉल्यूम्स अच्छे खासे देख रहे हैं हम। F&O स्पेस में आप ओपन इंटरेस्ट भी अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पर आप क्या एडवाइस करें, एक बार अंबुजा ACC जैसे काउंटर्स जिनमें अच्छी खासी सर्च मिल चुका है, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना, ओवरनाइट ट्रस्ट नहीं लेना चाहिए, या फिर आप कॉन्फिडेंट है कि ये सेक्टर अभी भी बजिंग रहेगा और अगले हफ्ते तक भी कैरी कर सकते हैं? जिस तरीके का सेटअप हमने सीमेंट में देखा, जिस तरीके की मूव आते हुए देखी है, अगर कोई अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 2 वर्किंग डेज ग्लोबल मार्केट्स में और रहेंगे जहां हम हमारे इंडियन मार्केट शट रहेंगे, ऐसी अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहें तो डेफिनेटली एक बार के लिए प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। बट अदरवाइज स्ट्रक्चरली इनमें कहीं कोई ऐसी खराबी नहीं लग रही है। ट्रेंड्स जो है शॉर्ट टर्म के डेफिनेटली पॉजिटिव है, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर है, दैट्स ऑल इट सीम्स लाइक। इस स्पेस में हमारा टॉपिक अभी भी अल्ट्राटेक सीमेंट ही है, और जिस तरीके की हम तेजी देख रहे हैं उसमें आने वाले कुछ दिनों में 7300 का जो लेवल है, दैट्स ऑन अ स्लाइटली मीडियम टर्म, बट 200 डे मूविंग एवरेज 7300 के आसपास पड़ रहा है। देयर इज अ गुड चांस कि आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक उस लेवल तक जा सकता है, बट दैट इज फॉर कपल ऑफ मंथ्स टाइम। अगर इमीडिएट बेसिस पे कोई ये स्टॉक बाय करना चाहे तो भी एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 6900 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 6650। एक और व्यू खुश, ब्रिटानिया, डाबर, इन स्टॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है? क्या ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है इसलिए टेक्निकल बाउंस बैक दिख रहा है, या फिर क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं आप यहाँ?
जो सारा एफएमसीजी पैक है बहुत ही वॉलेटाइल रहा है इन द लास्ट फ्यू डेज एंड फ्यू वीक्स। इनफैक्ट कुछ स्पेसेस में हमने बाइंग होते हुए देखी है, कुछ स्पेसेस हैव नॉट पार्टिसिपेटेड एज वेल। अगर ब्रिटानिया की स्पेसिफिकली बात करें तो इसका जो करंट लेवल है 3350 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस है। स्टॉक ने पहले भी इस लेवल के आसपास एक बहुत बड़ा डिप दिया था और फिर टर्न अराउंड हुआ है। सो मैं वेट करना चाहूंगा एटलीस्ट ऑन ब्रिटानिया इन पर्टिकुलर। एक बार ये 3350 के ऊपर की कन्विंसिंग क्लोजिंग देता है तब 3500 की तरफ ये स्टॉक अपना नेक्स्ट मूव रेडी कर सकता है। बट फॉर नाउ ब्रिटानिया वुड बी अ वेट एंड वॉच। राइट कुछ आईएफएल फाइनेंस आज 8-9% ऊपर है। मैं उस पर आपसे एक चेक करूंगा, चैट करूंगा इसके ऊपर। इससे पहले मैनेजमेंट का आपको व्यू सुनवा देते हैं। आज इंटरेस्टिंगली मैनेजमेंट हमारे चैनल पे आया था और कमेंट्री जो सॉलिड कमेंट्री दे के गए, बाजार को लग रहा है वो बहुत पसंद आई है। आइए सुनवाते हैं एग्जैक्टली मैनेजमेंट ने कहा क्या, फिर एक चार्ट से बात करेंगे। 370 नज कर रहा है इस समय। आइए सुनते हैं मैनेजमेंट को। हमारी लोन बुक अगर आप देखेंगे FY17 से लेके दिसंबर 22 तक, सो इट हैज बीन ग्रोइंग एट अबाउट 20% पर एनम और कोर सेगमेंट्स जो, और टोटल लोन बुक ग्रो हो रहा है एट अ CAGR ऑफ 17%। तो अगर उसी को एक्सट्रैपुलेट करें, सो दैट मीन्स अगर हम आज एक 50,000 करोड़ से थोड़े कम है से 47,860, then just extrapolating past performance से हम 1 लाख करोड़ in the next 4 years, because I mean 18% at 4 years 2x होता है, so that gives us the comfort। और दूसरा ये है कि जो ये हमारे सेगमेंट्स है, जो गोल्ड लोन्स, MSME, अफोर्डेबल होम लोन्स, ये सारे सेगमेंट्स इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज से जो बोरो कर रहे थे, मनी लेंडर से, ज्वेलर से एक्सेट्रा, अब ये धीरे धीरे फॉर्मल सेगमेंट्स में आ रहे हैं एंड क्रेडिट ग्रोथ इन सेक्टर्स में काफी अच्छा दिख रहा है। मार्केट काफी बड़ा है, सो ये हमको कॉन्फिडेंस देता है कि वी शुड हम ये अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। तो क्या होता है कि बैंक्स के पास लिक्विडिटी है और हमारे पास कस्टमर्स है, हमारे पास रीच है, हम कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो जो ये बैंक की पार्टनरशिप है, ऑलरेडी हमारी पार्टनरशिप असाइनमेंट, डायरेक्ट असाइनमेंट और सिक्योरिटाइजेशन रूट के थ्रू है बैंक्स के साथ में, और हम इसको अब एक्सटेंड कर रहे हैं को लेंडिंग मॉडल में। तो को लेंडिंग मॉडल में दोनों को फायदा होता है, बैंक को भी अच्छे क्वालिटी के एसेट्स मिलते हैं और हमें भी कम कॉस्ट ऑफ फंड्स में लिक्विडिटी मिलती है। सो इससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स में अच्छा खासा रिडक्शन होना चाहिए। ऑलराइट, भसीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाजार भी शायद बॉटम हो आगे बढ़ने की तरफ जा रहा है। एटलीस्ट डाउ फ्यूचर्स तो काफी रिकवर कर गए ग्रीन में, ओवरसीज फ्यूचर्स, हमारे बाजार भले ही फ्लैट हो। लेकिन संजीव, गुड आफ्टरनून, कैसे चल रहे हैं कॉल्स अभी तक? अपडेट शेयर करिए। तो अजय जी, मैंने तो टेक्नोलॉजी के शेयर्स कहे थे आपको सुबह, कल आपको M&M फाइनेंस दिया था, वो आउट परफॉर्म है। अभी भी मैं कहता हूं HCL टेक विल कम आउट विद द बेस्ट नंबर्स एंड बी कॉन्फिडेंट ऑन बाइंग दीज मिड कैप टेक्स, दे विल डू वेरी वेल। आपको पता है कि कल नंबर्स हैं, आज ही है इन्फोसिस के। इन्फोसिस विल सेट द कैट अमंग्स द पिजन्स। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ इन्फोसिस नंबर्स। अब आपके लिए HCL टेक मेरा रिपीट बाय है, 1200 का टारगेट आपको मिल जाएगा। इसमें डिविडेंड भी है, 21 तारीख को मीटिंग है। HCL टेक विल कम आउट विद वन ऑफ द मोस्ट स्टेलर नंबर्स बिकॉज ऑफ इट्स BFSI। और मैं यहां बोलूं, आज आधे घंटे में ये बैंक निफ्टी में थोड़ी सी घटा बढ़ाबड़ी है बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी, बट अजय बैंक निफ्टी इज हेडेड टू 42,000 एंड दैट विल लीड द निफ्टी टू न्यू हाइज। दिस टाइम द बैंक निफ्टी विल टेक द लीड। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। क्या करिए? तो अजय जी, सबसे पहले लीजिए बॉश, मेरा फेवरेट। 14,500 525 में 14,100 का स्टॉप लॉस, 15,200 का टारगेट। Bosch has got the best infrastructure for the PLI, and in the semiconductor they are going to be the biggest market leader. So Bosch is unquestionably going to be the outperformer. Buy it for 15,200. The other pick would be my favorite ITC. I think it's given a breakout after many months. 267 में लीजिए, 262 का stop loss, 278 का target, and HCL Tech is a repeat buy for a target of 1,200. गुड आफ्टरनून बसीर जी।
बिल्कुल। इनफैक्ट आप जैसे अगर बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं कि 42,000 तक के लिए हेड है, तो इट्स हेडेड टुवर्ड्स 42,000। आई वाज ट्राइंग टू गेस कि कौन से स्टॉक्स फिर आपको यार रेकमेंड करने चाहिए जो बैंक निफ्टी को ऊपर तक लेके जाएंगे। प्राइवेट स्पेस में एचडीएफसी की बड़ी वेटेज है, क्या वो आपको पसंद आ रहा है, या आपको लगता नहीं कोटक, इंडसइंड, तो कहां से आएगी ये लीडरशिप? लीडरशिप सब जगह से आएगी। आईसीआईसीआई, एक्सिस एंड स्टेट बैंक, all those three will take you to new highs. So be confident of those three top banks. They are going to be the market leader, but the bank nifty is going to be an outperformer. That will be the one which will go to new highs before the nifty. बिल्कुल संजीव जी, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स लंबा वीकेंड आ रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक या व्यूअर्स के लिए हम ऐसे रिकमेंडेशंस तो नहीं दे सकते हैं कि वो ओवरनाइट कुछ खरीद कर जा सके, लेकिन आप क्योंकि हमारे साथ हैं तो व्यूअर्स के लिए एक राय जरूर मिलती हुई दिख सकती है। इस बीच में निफ्टी कमोडिटी स्पेस देख रही थी वसीम साहब, यहाँ पर देखिए एकाएक तेजी इस बाजार में देखने को मिल रही, करीब आधे % के ऊपर निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। कमोडिटीज पर आपका लगातार नजरिया बनता है, इस पर एक बार आउटलुक दीजिएगा। नहीं मानसी जी, आपने ये क्यों कहा कि 3 दिन की छुट्टी के लिए मैं लेके नहीं जा सकता? क्यों नहीं लेके जा सकता? मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगी, डाउ जोन्स भी ऊपर होएगा, नैस्डैक भी। क्या यही जगह के 3 दिन की छुट्टी नहीं मैं बना सकता? मैं माल लेके जाऊंगा। और आईटीसी हैज द 3rd लार्जेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ 7,500 रूम्स इन आईटीसी होटल। आईटीसी लेके जाना, 300 रुपए का भाव आपको दिख जाएगा इसी महीने में। और दूसरा, टेक इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। तो आप चाहे कमोडिटी लो, लेकिन शेयर बाजार में बने रहोगे तो वेट मत करना। 17,500 शायद बाद में ना आए, और नेक्स्ट वीक अगर 18,000 आने लगा फिर आप बोलोगे छुट्टी में मिस कर दिया। संजीव, ये जो अग्रेशन है ना, ये अनबिलीवेबल। संजीव क्या बात कही है। दैट्स द कन्विक्शन, ऑफ कोर्स लेकर जाना भी चाहिए। और इनफैक्ट जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, दुबई आप घूमने जाने वाले हैं और मंडे फिर आपसे जब फिर से मुलाकात होगी तब आपके जो दिए हुए कॉल्स हैं उस पर क्या कन्विक्शन, क्या तेजी है। आईटीसी में मैं बात करना चाहूंगा उनसे, क्योंकि सिगरेट स्टॉक्स ग्लोबली भी काफी चल रहे हैं, होटल बिजनेस भी चल रहे हैं। यहाँ पे भी सारे होटल स्टॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें सिगरेट है, होटल है, और पेपर स्टॉक्स भी चल रहे हैं, इसमें पेपर भी है। तो ये क्यों नहीं चल रहा था बहुत टाइम से? धीरे धीरे चल रहा था, अब रफ्तार पकड़ रहा है, और संजीव जी को 300 तक भी पॉसिबिलिटीज लगती है। हालांकि अभी उन्होंने इमीडिएट टारगेट 278 का दिया है, 280 का, और अभी लास्ट 5-7 मिनट में इसमें एक बड़ी सी कैंडल भी बनी है। इनफैक्ट एक बड़ी जो बात है, जो कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग संजीव जी की तरफ से निकल कर आई है, वो हर बार टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे। आईटी चाहे ना भी परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन जिस कन्विक्शन के साथ संजीव जी बोलते हैं, संजीव जी आई मस्ट से मॉर्निंग में तो जाहिर तौर पर मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपको ग्लोबल मार्केट्स देखनी होती है, और दिन भर में कितनी बार भी देखते हो, लेकिन मैं 3 बजे आपके आने से पहले एक बार ग्लोबल मार्केट्स भी जरूर देखती हूँ कि इम्पैक्ट वहां पर नहीं आया है, और फ्यूचर्स ऊपर भी दिख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और ये सब बातें हमसे शेयर करने के लिए। एंजॉय योर वीकेंड, विल सी यू ऑन मंडे मॉर्निंग नाउ। तो ये सारी स्टॉक पिक्स। मैं एक बार कुछ स्टॉक से बात करना चाहूंगा राजेश से। राजेश, आईएफएल फाइनेंस के मैनेजमेंट की आपने सॉलिड कमेंट्री सुनी, अभी स्टॉक 8% ऊपर है, चार्ट से बताइए क्या लग रहा है? तो अजय जी देखिए, जिस तरीके का इसका सेटअप बना है आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट में, अगर हम देखें तो जिस तरीके से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली सेटअप के हिसाब से होते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने 1700 के लेवल को जिस तरीके से क्रॉस किया है, हमें लगता है यहाँ पे 1720 के स्टॉप लॉस की पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। अपसाइड के टारगेट 50 से। राजेश, मैं आपसे आईएफएल फाइनेंस के बारे में बात कर रहा था, 370 वाला। ओके 8% ऊपर है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ। ओके, सो आईएफएल का अगर हम सेटअप देखें, स्टॉक 8 मंथ का एक रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है मंथली सेटअप के हिसाब से। और अगर ये प्रीवियस स्विंग हाई को भी हम देखें तो ऑलमोस्ट ये उसकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। 385 इसके प्रीवियस स्विंग हाई थे जो कि बने थे 2018 में। तो हमें लगता है जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ मंथली चार्ट पे, अभी ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई 2018 के हाई को भी अब यहाँ पे अप्रोच करते हुए दिखेगा। 385 यहाँ से पहला लक्ष्य होगा, अगर वो लेवल को यहाँ पे सरपास करता है तो फिर इसमें जो टारगेट बनेंगे करीब 430-440 तक की भी अपसाइड इसमें आते हुए दिखेगी। तो एक काफी
बड़े समय के बाद स्टॉक अपने पूरे एक डाउनफॉल को यहाँ पे रीगेन करते हुए दिख रहा है और बड़े चार्ट पे इसमें हमें लगता है कि एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। 440 450 पोजिशनल टारगेट होंगे, ट्रेडिंग के टारगेट 385 तक होंगे, करंट लेवल से 356 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। आईटीसी 270 क्रॉस करता हुआ अच्छे वॉल्यूम, ये बहुत बड़ा स्टॉक है, इसको मूव करना आसान नहीं है और 270 क्रॉस कर चुका है। कल ही हमने ये डेटा शेयर किया था रिसर्च डिपार्टमेंट ने कि 2% स्टेक कंट्रीब्यूशन एफआईआईज का इसमें बढ़ गया है और इसमें लाखों शेयर होल्डर्स जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। यूजुअली ऐसा होता है कि जब रिटेल अबैंडन करता है और इंस्टीट्यूशन घुस रहे होते हैं तो स्टॉक चलना चालू हो जाता है। चिराग, चार्ट्स पे क्या लग रहा है? 270 के आसपास, 300 बहुत दूर नहीं है संजीव जी का टारगेट, लेकिन आपके चार्ट्स पे क्या लगते हैं मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म? आज का सबसे पहला कॉल ही आईटीसी का मैं रिपीट कर रहा हूँ। आईटीसी ने 266 का एक डबल टॉप किया था जिसका ब्रेकआउट दिया, हाई बनाया 273 का, वहां से आके उसने ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया। तो एक 258 का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट अपसाइड टारगेट उसमें 290 का लग रहा है। इंट्राडे में अगर रेजिस्टेंस देखे तो ऐसे तो अभी 20 मिनट बाकी है, और अगर इंट्राडे में गलती से भी 273 जो लास्ट वीक का हाई है तो क्रॉस कर लेगा तो इसमें अचानक 7-7 रुपए की शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। ओके, तो क्लियरली ये राय बनती हुई इस बीच कैबिनेट फैसलों पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते हुए दिखी है। शाम तक जितने भी अपडेट्स होंगे आपके सामने होंगे और आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट यहाँ पर जरूर जानिए कि शुगर स्पेस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले नजर जरूर बनाकर रखनी है और खास तौर से फर्टिलाइजर स्पेस पर भी नजर बनाएं, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने की उम्मीद हमें फर्टिलाइजर शेयर्स में एक्शन भी दिख रहा है और यहाँ पर कैबिनेट की प्रेस मीट के बाद कुछ अपडेट भी आता हुआ दिख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI, इस स्टॉक को एक बार देखिए। मूवमेंट है आज करीब 5%, 6% की तेजी और ये मूवमेंट अपवर्ड्स अब भी बरकरार है। क्या राय होगी? 133 134 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ये मोमेंटम पॉजिटिव है, नॉट जस्ट टुडे, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग चल रहा है। फिलहाल जो इसका लेवल है 133 का, ये पहले भी इस स्टॉक के लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया है। इनफैक्ट 133 से ही इस स्टॉक ने एक शार्प डिप दिया था। 133 135 के जो लेवल्स हैं, यहीं से स्टॉक ने एक बहुत शार्प डिप दिया था। उन्हीं लेवल्स के आसपास फिर से आके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो इस पे भी यही सलाह होगी कि रेजिस्टेंस के पास है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल यहां से नहीं होगा तो स्टॉक को जरा से डिप करने दीजिए, फिर बाय करिए। करंट मोमेंटम पॉजिटिव है बट रेजिस्टेंस के पास होने से जरा सा पे ऑफ प्रोफाइल बिगड़ जाएगा अगर कोई फ्रेश बाइंग करते हैं तो। 130 वुड प्रोबब्ली बी अ गुड लेवल टू एंटर इनटू द स्टॉक और वहां से 140 145 के जो लेवल्स हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो जरा सा डिप के लिए वेट करिए और फिर बाय करिए। में खरीदारी की राय शिपिंग कॉर्पोरेशन पर। राजेश जी, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, थोड़ी देर से स्टॉक को मैं देख रही हूँ, यहाँ पर अच्छी बढ़त के बीच ही कामकाज 11% अब तेज होता हुआ दिख चुका है। पिछले एक महीने में स्टॉक ने काफी अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस 30% के अपटिक्स दिखाए हैं। क्रेडिट एक्सिस पर कोई नजरिया? तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंट जो मूव बना है इस मंथ में देखें तो ऑलमोस्ट 22% स्टॉक हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है और अब स्टॉक ने अपने 2020 फरवरी 2020 के जो स्विंग हाई थे उसको भी अब सरपास करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जिस तरीके के इसके मोमेंटम बने हैं और यहाँ पे स्टॉक में 1000 रुपए के लेवल अगर इंटेक्ट रहते हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो यहाँ पे बनना चाहिए वो करीब 1100 से लेके 1150 तक के अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1010 पे ले आए और अपसाइड के टारगेट 1100 और 1150 तक आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक पे व्यू रहेगा राजेश का। खुश, एक बार आईजीएल का चार्ट आप चेक करके एक बार बताएं। न्यूज तो सुबह से ही है और आईजीएल पॉजिटिव खुला भी था, गैप अप के साथ खुला था, सीएनजी प्राइसेस बढ़े, लेकिन अब सर्ज अब बढ़ रहा है। क्या ये शॉर्ट्स कवर होने के बाद लॉन्ग पोजीशंस बन रही है? जी नहीं, इनफैक्ट देखिए आईजीएल पे हमारा व्यू थोड़ा सा शॉर्ट का ही है। आपको ध्यान होगा तो पिछले हफ्ते भी हमने स्टॉक को इसी लेवल के आसपास डिस्कस किया था कि 390 391 के लेवल्स के आसपास, और जिस तरीके का हम इसमें मोमेंटम देख रहे हैं लार्जली न्यूज ड्रिवन होता है। एक बार न्यूज का इंपैक्ट फिजल आउट हो जाता है फिर स्टॉक
स्लाइड कर जाता है। जैसे पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा कि स्टॉक 380 375 लेवल्स के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। सो एक बार न्यूज का मोमेंटम खत्म हो जाएगा, फिर द स्टॉक कुड रिज्यूम इट्स डाउन स्लाइड। और अगर हम ऑप्शंस डेटा देखें तो 400 के आसपास इसमें काफी अच्छा कॉल बेस है, तो बाय के लिए तो बिल्कुल ही सलाह नहीं होगी यहाँ पे। इनफैक्ट 400 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं एट दीज लेवल्स ऑल्सो फॉर अ टारगेट ऑफ 365 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को यहां से 400 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट किया जा सकता है। Alright, एक और रिएक्शन आप दें, कमोडिटी प्राइसेस आपने आज फिर से रीबाउंड देखा, और हमने देखा भी एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान, चाहे हिंडाल्को हो, वेदांता हो, सुबह से सर्च कर रहे हैं। लेकिन एक व्यू और हिंदुस्तान जिंक भी, जिंक के प्राइसेस हैं, तो वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दोनों पर एक व्यू आप क्या यहाँ ओवरनाइट पोजीशन कैरी करनी चाहिए? जी हाँ, देखिए हिंदुस्तान जिंक काफी पॉजिटिव मोमेंटम में है, बहुत शार्प रही हैं इसकी मूवमेंट्स। तो अगर कोई रिस्क एवर्स ट्रेडर है तो उनके लिए ये स्टॉक डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि इसके मोमेंटम जो देख रहे हैं हम, बहुत शार्प प्राइस, बहुत शार्प फॉल्स रही हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जो इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं वो बहुत क्लोज है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को क्रॉस करने के लिए। जरा सा प्रीएम्प्टिव होगा मूव, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव, वॉल्यूम्स भी प्रीटी डिसेंट है इसमें। तो यहां से अगर कोई इसे बाय करना चाहे तो 365 और 370 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 340 पे। दूसरा स्टॉक जो आपने बताया दैट वाज वेदांता, राइट? जस्ट बिकॉज ऑन दिस ट्रिगर, क्योंकि कुछ एल्यूमिनियम के प्राइसेस इतने फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कल हमने देखा था मार्च हाई से कई सारी कमोडिटी सॉफ्ट हुई और एक इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पर भी आया। तो अब अगर यहाँ से ओवरनाइट वीकेंड पे अगर आप कमोडिटी प्राइसेस में कुछ और चेंजेस होते हैं, कोई सॉफ्टनेस होती है, क्रूड फेल करता है, तो जाहिर तौर पर ये स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे। तो लेकिन चार्ट चेक विल हेल्प अस। जी हाँ, जैसे हिंदुस्तान जिंक की हमने बात की, ये आप विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या अगर हेज करके ले जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। अगर वेदांता की बात करें, again very strong momentum, what we've seen is recent profit booking in the stock that has come just because it's a short weekend, otherwise stock का momentum positive है। उसी तरह से अगर हम दूसरे मेटल स्टॉक्स की बात करें, जैसे हिंडाल्को, जी हाँ, ये हिंडाल्को का स्ट्रक्चर जरा सा वीक हुआ है। जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं, पिछले हफ्ते 10 दिन से स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और किसी तरीके का पॉजिटिव मूव नहीं दे पाया है। तो हिंडाल्को वुड रिमेन एंड अवॉइड एट दिस लेवल। वेदांता एंड हिंदुस्तान जिंक, जिनकी हमने पहले बात की, दे आर स्टिल गुड ऑन द चार्ट्स एंड कैन बी बॉट। राजेश, दो स्मॉल फाइनेंस बैंक / MFI स्टॉक देखिए। एक उज्जीवन फाइनेंशियल आज 7% ऊपर है, एक 150 के आसपास, और उसी को कंपनी देता हुआ क्रेडिट ग्रामीण 10%, ये नहीं, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज 149, करेक्ट, ये वाले स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण वो भी 8-9% ऊपर है। राजेश, इन दोनों के चार्ट्स देखे आपने? तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण तो बिल्कुल अभी हमने बात भी की है, और हमें लगता है ये स्टॉक 1100-1150 की तरफ बढ़ते हुए दिखे। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुए मंथली सेटअप के हिसाब से, तो ये स्टॉक तो क्लियरली बाय है जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए। उज्जीवन की अगर हम बात करें तो स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद अब वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके के मोमेंटम बने, लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी यहां पे बनते हुए दिख रही है। स्टॉक ने इस अपमूव में 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे जो अपमूव कंटिन्यू हुआ, ये इस स्टॉक को 160 की तरफ लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में, जो कि इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन होगा। हमें लगता है इमीडिएट टारगेट तो 160 तक यहाँ से प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा करीब 144 के आसपास का। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये उज्जीवन पर एक राय आती हुई राजेश पालिया की तरफ से। यहाँ पर अब जिस तरह से आज ऑटो काउंटर से परफॉर्म वीक किया, लगातार थे। इनफैक्ट मॉर्निंग ट्रेड में हम देख रहे थे कि ऑटो स्पेस से पिक्स भी आ रही थी, टेक्निकली बाउंस बैक एक कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, लेकिन जिस तरह से लगा रहे हैं। लेकिन ऑटो एंसिलरी वहां पर आप देखें तो बजाज, भारत फोर्ज हो, मदरसन सुमी हो, बीट बिकॉज ऑफ आवर न्यूज ऑल्सो मदरसन सुमी, लेकिन यहाँ पर कुछ मोमेंटम और यहाँ पर भी लॉन्ग्स बन रहे हैं। राजेश, क्या करना चाहिए यहाँ पर भी? क्या रिस्क लेकर जाना चाहिए इन स्टॉक्स में, या फिर आपको लगता है कि थोड़े बहुत जो गेन्स है उन्हें बुक कर ले भारत फोर्ज जैसे काउंटर में?
तो देखिए, भारत फोर्ज और मदरसन सुमी दोनों को मैं एनालाइज करूं तो मुझे जो अट्रैक्टिव लगता है वो स्टॉक यहाँ पे भारत फोर्ज का सेटअप ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि स्टॉक में एक स्ट्रेंथ डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे बनी हुई है। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि स्टॉक अभी भी 100-200 डे मूविंग एवरेज के आसपास अपना एक रेजिस्टेंस जोन फेस करते हुए दिख रहा है। पिछले 3-4 सेशन से स्टॉक 750 के आसपास से सप्लाई यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। बट ओवरऑल अगर इसका सेटअप देखें तो हमें लगता है भारत फोर्ज में जिस तरीके के फॉर्मेशन है, ये स्टॉक सूनर और लेटर ये 780 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो जिनके पास पोजीशन है वो अब अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करें 715 के आसपास और पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी बनी है, ये स्टॉक हमें लगता है पोजिशनली 780 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 715 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन कैरी करने की सलाह रहेगी भारत फोर्ज में। मदरसन सुमी अभी हम अवॉइड करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये पोजिशनली अच्छा लगता है भारत फोर्ज और मदरसन अवॉइड, ये राजेश की सलाह है। लेकिन एक बार बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या अब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यहाँ से क्या नई पोजीशन ली जा सकती है, कैसे देख रहे हैं मिहिर वोरा बैंकिंग स्टॉक्स को? आइए एक बार देख लेते हैं मैक्स लाइफ के। तो जो पेंट अप स्पेंडिंग जो हो रही है, जिस तरह से ओपनिंग अप ट्रेड है उसमें भी काफी एक्टिविटी बढ़ रही है सर्विसेज सेक्टर में, होटल्स, मल्टीप्लेक्सेस। तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो थीम तो बिल्कुल आ रही है। मार्केट का जो इंक्रीमेंटल ड्राइवर है वो रिटेल इन्वेस्टर ही रहा है लास्ट काफी सारे महीनों से। और हम SIP फ्लोज देखें, यूलिप फ्लोज देखें, तो और जिस तरह से ब्रोकरेज अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, वो लोकल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। बस हमें ये देखना है कि ये जो ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटीमेंट थोड़ा चल रहा है। FIs की सेलिंग जो जारी थी काफी टाइम से और लास्ट 2-3 दिन में वापस सेलिंग आ गई है। तो ग्लोबल जो फ्लोज है वो एक टेलविंड हो जाए तो फिर मार्केट्स को अगला लेग मिल सकता है अपसाइड का। प्री कोरोना लेवल था, उसके बाद जिस तरह से बाकी सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया, खास करके IT है और फार्मास्यूटिकल्स है, बहुत सारी जो कमोडिटी लिंक सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। तो बैंकिंग सेक्टर में काफी NPA के कंसर्न्स आए थे और कोरोना की वजह से काफी अंडर परफॉर्म किया था। तो प्री कोरोना लेवल्स तक का अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया है। तो रिलेटिवली हम बाजार में देखें तो बैंकिंग में जो ओवरऑल ग्रोथ का लास्ट 2-3 महीने में माहौल रहा है और जिस तरह से एसेट क्वालिटी की कमेंट्री आ रही है बड़ी बैंक्स की ओर से, खास करके जो रिटेल सेगमेंट्स में है, तो वो काफी सैंग्विन आई है, अच्छी आई है। तो रिलेटिव एक जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो कवर करनी है, तो एक वैल्यू इमर्ज होकर आ रही है रिलेटिव बेसिस पे। और ये क्वार्टर के नंबर्स भी ऐसे कोई नेगेटिव सरप्राइजेस देने की कोई उम्मीद नहीं है बैंकिंग में। तो इस वजह से मेरे ख्याल से एक जो कैचअप ट्रेड है वो हो रही है बैंकिंग में। देखिए, सीमेंट थोड़ा यूनिक सेक्टर है जहां पे प्राइसिंग डिसिप्लिन जल्दी आ जाती है, तो टू दैट एक्सटेंट जो डाउन साइड है वो भी प्रोटेक्ट हो जाती है, तो वो एक थोड़ा अलग है सेक्टर। लेकिन FMCG जो है खास करके वहां पे प्राइसिंग प्रेशर दिख रही है, वॉल्यूम्स ग्रोथ नहीं आ रहे और उसकी वजह से कंपनीज के जो प्राइस हाइक्स थे उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ऑटो में भी जो है हेडविंड्स हैं, एक तो सप्लाई साइड से भी कंस्ट्रेंट आ रही है सेमीकंडक्टर्स वगैरह की, और प्लस प्लास्टिक्स और मेटल्स के भी जो है दाम बढ़ रहे हैं। और जबकि ऑटो कंपनीज ने प्राइस हाइक करना शुरू किया है, मेरे ख्याल से वो इनफ नहीं है, तो मार्जिन प्रेशर थोड़ी बहुत रहेगी। तो कमोडिटी यूजर्स इन जनरल प्रेशर में रह सकते हैं, और खास करके जो रूरल सेगमेंट है वहां पे अर्निंग्स जो है इनकम लेवल्स इतने नहीं बढ़े हैं कंपेयर टू अर्बन। अर्बन में जॉब क्रिएशन अच्छी हुई है, तो अर्बन जो प्रोडक्ट्स है थोड़े हायर एंड प्रोडक्ट्स है, वहां पे प्राइसिंग पावर है। लेकिन लोअर एंड जो सेगमेंट्स है FMCG वगैरह जैसे, वहां पे प्राइसिंग पावर कम है, वहां पे मेरे ख्याल से थोड़े और क्वार्टर्स हम प्रेशर देख सकते हैं मार्जिन्स पे। एक्चुअली IIFL फाइनेंस अकेला स्टॉक नहीं है, PNB हाउसिंग फाइनेंस भी चल रहा है करीब 7%, पूना वाला फाइनेंस कॉप भी चल रहा है 4% ऊपर। ये पूरे मिड कैप फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छा मूव आ रहा है। राजेश, PNB हाउसिंग और पूना वाला फाइनेंस, इनके चार्ट्स को देख के बताइए क्या लेवल्स दिख रहे हैं? तो अजय जी, पूना वाला फाइनेंस तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ और जिस तरीके की तेजी इसमें बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है ये स्टॉक तो 370-380 की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेगा। हमने लास्ट शो में भी इस पर डिस्कस किया था, तो हमें लगता है यहाँ पे तो बिल्कुल बाय की पोजीशन रखना चाहिए जिनके पास है। अब यहाँ पे 315 का स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड के टारगेट 370-380 हमें लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे आते हुए दिखेंगे। PNB हाउसिंग फाइनेंस में काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। स्टॉक में एक काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले कई महीनों में इस स्टॉक में होते हुए दिखा है।
लेकिन अगर देखें तो इसको पिछले कुछ हफ्तों से लोअर साइड पे 370 390 की जोन में स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की रिकवरी लोअर साइड से बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है अगर ये स्टॉक 425 430 के रेंज को क्रॉस करेगा तो वहां से ये एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। फिर स्टॉक में 475 500 तक की भी अपसाइड वहां से एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो अभी थोड़ा सा हमें लगता है कि वेट करना चाहिए, 430 या 425 का एक प्राइस एक्शन यहाँ पे ब्रेकआउट होने का वेट करें, उसके बाद इसमें बाय पोजीशन इनिशिएट करें। यार आज सुबह इनफैक्ट 2-3 दिन से लगातार रुद्रा भी बता रहे हैं, शिल्पा मेडिकेयर के बारे में लॉन्ग कॉल्स दे रहे हैं, और आज लास्ट आवर ट्रेड में भी ठीक ठाक वॉल्यूम्स पे स्टॉक ऊपर है। शिल्पा मेडिकेयर बहुत रुलाया इसने ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को। लास्ट 1 ईयर का ग्राफ शिल्पा मेडिकेयर का देखिए तो लेके बैठे रहे, ब्लॉक्स हुए, टैनो कैपिटल बेच के गया, लोग लेके बैठे रहे, स्टॉक चला ही नहीं। अब वापस 500 रुपए की तरफ धीरे धीरे वापस आ रहा है। क्या लग रहा है चार्ट्स पे चिराग? मेडिकेयर ने अच्छा मूव लिया है आज, पर स्टॉक अभी भी उसके 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस या अपोज जो रहेगा, फर्स्ट टारगेट वो रहेगा 200 डे मूविंग एवरेज जो 551 पे। अगर किसी को अभी फ्रेश बाई करना है तो इसमें 480 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं और टारगेट ऑफ 551। थोड़ा लो वॉल्यूम स्टॉक है तो क्वांटिटी देख के करनी चाहिए। ओके तो ये व्यू एक शिल्पा मेडिकेयर पर आता हुआ। और जिन स्पेसेस में आज अच्छी खासी तेजी है, आप फर्टिलाइजर स्पेस में सुबह से ही एक्शन देख रहे हैं, पूरा कैपिटल गुड स्पेस में आपको बस दिख रहा है। थर्मेक्स 10% यहाँ एक बड़ा ऑर्डर मिला, उसके बाद से आज सारा दिन भर उस मोमेंटम को सस्टेन किया है। इनफैक्ट और आप दूसरे उज्जीवन को भी हमने डिस्कस किया, ग्रीव्स कॉटन हमने डिस्कस किया, ये सारे स्टॉक्स से डिस्कस किए। थर्मेक्स क्या व्यू बनेगा चिराग आपका? 10% का गेन अगर आज मिल रहा हो तो इसे बुक करके चले जाना चाहिए, या फिर अभी लगता है कि चार्ट्स पर और स्ट्रॉन्ग है और गेन्स एक्सटेंड होंगे कमिंग वीक में भी? थर्मेक्स की हम बात कर रहे हैं। थर्मेक्स ने अभी लास्ट 30 मिनट में बहुत अच्छी मूव दी है, तो अगर कोई इसमें ऑलरेडी पोजीशन होल्ड कर रहा है तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 2145 का रख के होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। इसने एक अच्छे से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, जिसके अपसाइड टारगेट नेक्स्ट विजिबल है 2600 लेवल का। तो अभी फिलहाल 2300 से ट्रेड कर रहा है, बड़ी मूव आई है लास्ट 30 मिनट में। एवरेज फ्लो शायद नीचे आएगा इसका, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग आएगी लास्ट 20 मिनट की। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 2145 का रखे, होल्ड करे पोजीशन फॉर द टारगेट ऑफ 2600। ऑलराइट, ठीक है, थर्मेक्स पे ये व्यू बनेगा। एक बार कुछ और स्टॉक्स पर भी एक चेक ले लेते हैं कि अब यहाँ से बीटीएसटी या फिर इनफैक्ट व्यू लेते हैं कि बीटीएसटी होना चाहिए या फिर कॉशियस रहना चाहिए। क्विकली राजेश, बहुत क्विकली आप क्या करेंगे? आप बीटीएसटी, एसटीबीटी या फिर थोड़ा कॉशियस? तो प्रियंका जी देखिए, बीटीएसटी करेंगे, लेकिन कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में हम यहाँ पे बीटीएसटी करेंगे। जैसे पूनावाला पे हमने बात किया, ये स्टॉक तो हमें अच्छा लग रहा है और हमें इसमें बीटीएसटी बिल्कुल यहाँ पे सजेस्ट करने की सलाह देंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे बीटीएसटी, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो आज एक्सपायरी के चलते जरूर प्रेशर है मार्केट में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक अच्छा एक्शन बना हुआ है। दूसरा स्टॉक जो अभी हमारे रडार पे बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जेकेआईएल का जय कुमार इंफ्रा, ये स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो हम ये स्टॉक को भी बीटीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करने की सलाह देंगे। 200 रुपए के आसपास जेकेआईएल में अभी ट्रेड हो रहे हैं, तो ये स्टॉक में हमें लगता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से 210 215 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे 196 का। इंफ्रा सुबह मॉर्निंग में हमें मिड कैप में राहुल ने भी ये रिकमेंड किया था और अब राजेश को भी ये पसंद आ रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर एक लेकिन एक जो व्यू कुछ मॉर्निंग शो में भी हम ये बात कर रहे थे, क्या 17450 एक बड़ा लेवल है जिसे ब्रीच करने पर वरी होनी चाहिए? नहीं तो उससे पहले हम एक कंफर्ट जोन में हैं। आपका कंफर्ट कहाँ आता है? जी बिल्कुल, देखिए हमने सुबह भी यही डिस्कस किया था कि 17,500 का मंथली जो कॉल ऑप्शंस हैं उसमें भी एक सस्टेन्ड पुट बेस है। पिछले हफ्ते भर से वो पुट बेस बना हुआ है और मार्केट्स भी उसे कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो 17,400 17,450 ये जो रेंज है ये मार्केट के लिए सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकती है। इंट्राडे में हो सकता है मार्केट्स डिप करें, उस लेवल्स को टेस्ट करें या नीचे भी जाएं, बट अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तब हम एक व्यू रिविजन देख सकते हैं, वरना अप अंटिल देन ऑल द डिप्स लुक लाइक डिसेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू चिराग, आप क्या देख रहे हैं? व्हाट्स योर रीडिंग? आप क्या मानते हैं यहाँ से कि क्लियर बुलिश साइन होंगे या फिर आपका कंफर्ट कहाँ आता है? कौन सा बड़ा सपोर्ट है जिसे आप देखते हैं कि बाजार ने ब्रीच नहीं किया तो आप कंफर्टेबल हैं, आप यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखते हैं?
तो 17,422 से 17,380 का जो ये जोन है निफ्टी फ्यूचर्स पे, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। और लार्जर मूव 15,600 से जो 18,200 तक का मूव दिया। तो जब तक बाजार ये लेवल डाउन साइड पे ब्रेक नहीं करता है, मैं बाय एंड डिप करने की कोशिश करूंगा। तो इमीडिएट अपसाइड टारगेट पर 70,800। बैंक निफ्टी ने मल्टीपल बॉटम्स बनाए 37,400, 37,350 के जोन के बीच में। तो जब तक बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की ये डाउन साइड लेवल रीच नहीं करते, आई वुड लाइक टू गो एंड बाय, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम फेवरेबल है करंट लेवल पे डाउन जाने के लिए। चलिए ठीक है, तो ये तो कुछ कंफर्ट्स की बात हुई, लेवल की बात हुई, कौन सा लेवल जो सपोर्ट बाजार को बढ़ा दे रहा है। लेकिन मार्केट में दिन भर किस तरह के मूवमेंट्स रहे, कहाँ ओपन हुए, कौन से सेक्टर्स से लीडरशिप आई, कौन से सेक्टर्स लगाड हुए, ये सारी रिपोर्ट मानसी कंपाइल कर रही है। मानसी के पास चलते हैं। बिल्कुल, तो ये पूरा हफ्ता कह सकते हैं जो कि एक ट्रंकेटेड वीक था, एक रेंज में बाजार ने ट्रेड किया। ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि बिल्कुल सुस्ती के साथ सोमवार के ट्रेडिंग सेशन से ही बाजार ने ट्रेड कर दिखाया। पूरे के पूरे हफ्ते यानी कि 3 दिन के मार्केट के एक्शन को अगर समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर निफ्टी ने करीब 2% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाए। साथ ही मिड कैप स्पेस की अगर बात करें, वहां पर भी करीब 1% तक की कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा अगर स्मॉल कैप स्पेस देखेंगे, 1-1.5% की बिकवाली वहां पर भी देखने को मिली। गेनिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में गेनिंग मोमेंटम देखने को मिला। ऑफकोर्स सोमवार और मंगलवार को हमने देखा कुछ हद तक रियल एस्टेट, सीमेंट स्पेस में अच्छी तेजी थी, लेकिन तीनों दिन को अगर जोड़ लेंगे, एनर्जी स्पेस में हमने तेजी के साथ कामकाज देखा। करीब 2-2.5% तक की बढ़त एनर्जी सेक्टर ने कर दिखाई है। तो क्लियरली यहां से सपोर्ट्स बाजार को काफी हद तक आते हुए दिखे। मेजर डिक्लाइनिंग सेक्टर्स अब आप अगर देखेंगे, सबसे पहले मेटल स्पेस करीब 2% की कमजोरी पूरे हफ्ते में इस स्पेस ने देखी। ऑटो, फाइनेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंकिंग, फार्मा, पीएससी, एफएमसीजी, हर तरफ जहां भी देखेंगे पूरे हफ्ते के ट्रेंड जो थे बिकवाली भरे ही देखने को मिले। तो क्लियरली 3 दिनों का लेखा जोखा अगर देखेंगे, कमजोरी यहां पर देखिए निफ्टी ऑटो स्पेस जो है आज भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ऑफकोर्स एफएमसीजी में कुछ हद तक एक्शन आज हम जरूर देख रहे हैं, 0.5% तक की तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड्स आप देख पाएंगे। इस बीच निफ्टी के गेनर्स फॉर द वीक अगर आप देखेंगे, अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक इन 3 दिनों में करीब 3% तक चल गया। तो क्लियरली अच्छे गेन्स अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से आते हुए दिखे। अब भी आप देखिए 2-2.5% की तेजी आज के सत्र में भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओएनजीसी, सन फार्मा इनके ठीक पीछे 1.5 से 2% तक की तेजी यहाँ पर हमने देखी। एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में जहाँ पर ये हफ्ते में परफॉर्म कर रहे थे, ये कुछ तमाम स्टॉक्स। लेकिन बिकवाली कहाँ पर आती हुई दिखी? हिंडाल्को का स्टॉक इन 3 दिनों में 6% लुढ़क गया। तो यहाँ पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मोमेंटम जो था कह सकते हैं बिकवाली भरा देखने को मिला। आपको आज मार्केट क्लोज होते होते करीब 0.5% तक की तेजी के साथ ये स्टॉक अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हफ्ते का ट्रेंड तो इस स्टॉक का कमजोरी भरा ही देखने को मिला। इस बीच टाटा मोटर्स, विप्रो, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक 3.5 से लेकर 5% तक की गिरावट इस पूरे हफ्ते में दिखा चुके हैं। तो इन स्टॉक्स पर भी कह सकते हैं लूजिंग मोमेंटम ही देखने को मिला। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसी शुरुआत इस हफ्ते की होती हुई दिखी थी, ठीक वैसे ही क्लोजिंग भी होती हुई दिखी। आज सुबह हमने आपको बताया था कॉशियस नजरिया अपनाइएगा, क्योंकि ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। वीकली एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग फाइनल आपके टीवी स्क्रीन पर हीट मैप आप देख रहे हैं। 17,465 के लेवल्स पर निफ्टी में क्लोजिंग यहाँ पर देख पाएंगे। करीब 64 अंकों की बिकवाली है। वहीं सेंसेक्स 250 अंकों की गिरावट के साथ 58,315 के लेवल्स पर क्लोज होता हुआ। बैंक निफ्टी में भी हफ्ते की शुरुआत में बैंक निफ्टी ने बाजार को संभालने का काम एक बार जरूर किया था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी उतार चढ़ाव के बीच ही क्लोजिंग हमने देखी है लाल निशान के साथ। मिड कैप स्पेस भी करीब 0.5% तक की गिरावट दिखाते हुए क्लियरली बाजार का मूड माहौल इस पूरे हफ्ते एक वेकेशन के साथ, एक वीकेंड छुट्टी मोड में ही रहा, क्योंकि एक लंबा वीकेंड आ रहा है। कल से भारतीय बाजार जो है उसकी छुट्टी है और 4 दिन की इनफैक्ट थर्सडे, फ्राइडे हम मार्केट क्लोज देखेंगे। सैटरडे, संडे के वीकेंड है। सोमवार को बाजार खुलते हुए दिखेंगे। अब सेंटिमेंट्स कैसे होते हैं ये समझना होगा। सोमवार के दिन ग्लोबल सेटअप कैसा नजर आता है देखना होगा, लेकिन ये हफ्ता जो है बाजार ने बिल्कुल सुस्ती के साथ ही काटा। चलिए, हमारे तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना आउटलुक हमें बताने के लिए। इस बीच क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।